Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying the science book of class 8th in this video. And dear students, as you know we are studying the second lesson in these days. इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं सेकंड लेसन इस बुक का, विच इज जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स सूक्ष्म जीव, फ्रेंड एंड फॉ मित्र और शत्रु। इट मीन्स इस लेसन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, यानी सूक्ष्म जीवों के बारे में, और वो हमारे मित्र और शत्रु दोनों तरह के होते हैं। इसके बारे में थोड़ी बहुत स्टडी अपन ने प्रीवियस वीडियो में की थी कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फ्रेंड होते हैं, कुछ हमारे फो यानी एनिमी यानी शत्रु होते हैं। तो कुछ एक वन पार्ट हमने कंप्लीट किया था इस लेसन का, वन वीडियो आपके लिए सेंड किया था मैंने। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस लेसन का सेकंड पार्ट एंड सेकंड वीडियो। एक्टिविटी 2, सॉरी सेकंड लेसन फ्रॉम हियर, सेकंड पार्ट फ्रॉम हियर। डिजीजेज लाइक डिसेंट्री, डिजीजेज यानी बीमारियां, लाइक डाइसेंट्री यानी पेचिश जिसको दस्त भी कह सकते हैं अपन, बीमारियां जैसे कि दस्त एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। ये जो डिजीजेज हैं जैसे डाइसेंट्री और मलेरिया, ये प्रोटोजोआ के कारण से पैदा होती है। प्रोटोजोअन्स भी कहते हैं, प्रोटोजोआ भी कहते हैं। तो अभी हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं रिसेंटली कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सी डिजीज पैदा होती है। तो वायरस के बारे में हमने स्टडी की थी कि जो कॉमन फ्लू होता है, और यहाँ पर हमने स्टडी की थी इसके बारे में कि वायरस के थ्रू हमारे को ये रहा कोल्ड हो गया, ठंड हो गया, इन्फ्लुएंजा या फ्लू यानी जुखाम है, और मोस्ट कफ यानी ज़्यादातर जो खांसी है। ये तो हो गई कॉमन एलिमेंट्स यानी साधारण बीमारियां। इसी तरह से कुछ सीरियस डिजीजेज भी होती है वायरस के कारण से, पोलियो एंड चिकन पॉक्स। और अभी जो वायरस के कारण से कोरोना हो रहा है वो तो बहुत ही सीवियर डिजीजेज की कैटेगरी में रखी जा सकती है। एक तरह से पेंडेमिक है, ये महामारी है जो कि वायरस के कारण से अभी चारों ओर स्प्रेड आउट हो रखी है। और अब हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ रहे थे कि प्रोटोजोआ के कारण से कौन सी डिजीजेज क्रिएट होती है। तो हम लोग एक एक जो वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में, उनसे होने वाली डिजीजेज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो वायरस के बारे में हमने स्टडी की, और अब हम यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीजेज क्रिएट होती है। डिजीजेज लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया, तो ये अपने को नॉलेज में रखना है कि वायरस के कारण से वायरस कौन सी डिजीज को कॉज करता है। इसी तरह जो प्रोटोजोआ है वो कौन सी डिजीज को कॉज करता है। तो डाइसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड, ये पैदा होती है बाय प्रोटोजोआ और प्रोटोजोअन्स। अब प्रोटोजोआ कौन होते हैं? अमीबा है, पैरामीशियम है। ये प्रोटोजोआ अपन ने देखा था कल। प्रोटोजोआ में कौन आते हैं? अमीबा और पैरामीशियम। ये प्रोटोजोआ, इनके कारण से ये मलेरिया और डाइसेंट्री जो डिजीजेज हैं ये होती है। इसके अलावा वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस। अब ये जो 2 डिजीजेज और बताई जा रही है, टाइफाइड का नाम आपने सुना होगा, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहते हैं, टीबी की बीमारी आपने नाम सुना होगा, उसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस। तो टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो है वो हैं आर बैक्टीरियल डिजीजेज, वो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेज है। तो यहाँ हमने देखा कि जो डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो डिफरेंट टाइप की डिजीजेज पैदा करते हैं। जो बैक्टीरिया हैं वो टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी पैदा करते हैं। जो प्रोटोजोआ है वो डाइसेंट्री और मलेरिया पैदा करते हैं। जो वायरस है वो बहुत सारी तरह तरह की डिजीजेज पैदा करते हैं। तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे तो यही लगता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे एक तरह से एनिमी है या फॉ है यानी शत्रु है।
You have learnt about some of these microorganisms in class 6th and 7th. इनमें से कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे अमीबा है, इनके बारे में हम लोग अब क्लास 6th और 7th में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। इनका फूड लेने का जो प्रोसेस है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक्सक्रेशन का जो प्रोसेस है, उत्सर्जन का जो प्रोसेस है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इनमें से कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये जो कुछ यहाँ पर पिक्चर्स शो की गई है डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ये मैं आपको शो कर चुका हूँ। वायरस की जो पिक्चर है ये भी शो कर चुका हूँ। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट। इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स लिव, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रहते कहाँ हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकते हैं? वो सिंगल सेल वाले भी हो सकते हैं, यानी एक एकल कोशिका वाले भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिनकी बॉडी में केवल एक ही कोशिका होती है, सिंगल सेल होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड, ये सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, यानी एक कोशिका के भी ये हो सकते हैं लाइक बैक्टीरिया। जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया सिंगल सेल वाले होते हैं, इस तरह के भी हो सकते हैं ये। सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, ये देखिए अगर सिंगल सेल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हम देखेंगे तो बैक्टीरिया हो गया, कुछ एल्गी भी सिंगल सेल वाली होती है और प्रोटोजोआ भी सिंगल सेल वाले होते हैं। और कुछ मल्टी सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, यानी एक से ज़्यादा कोशिकाओं वाले भी होते हैं, सच एज मैनी एल्गी। कुछ कई सारी एल्गी होती है, जैसे कुछ एल्गी तो सिंगल सेल में है, लेकिन मैनी एल्गी यानी बहुत सारी जो एल्गी है, जो शैवाल हैं, वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। एंड फंजाई, और फंजाई भी यानी कवक यानी फफूंद भी मल्टी सेल्यूलर में आती है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्यूलर हैं और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेल्यूलर हैं। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, वे रहते हैं सभी प्रकार के एनवायरनमेंट में। हर प्रकार के एनवायरनमेंट यानी हर प्रकार के पर्यावरण में ये पाए जाते हैं। भले ही कैसा भी पर्यावरण हो, जहाँ इंसान नहीं पहुँच सकता वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुँच जाते हैं। यहाँ तक कि चांद पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले हैं। तो देखते हैं यहाँ पर देखिए कुछ बताया गया है कि कैसे एनवायरनमेंट में ये मिलते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, वे मिलते हैं सभी प्रकार के एनवायरनमेंट में। रेजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड, रेजिंग यानी लेकर, आइस कोल्ड यानी ठंडी बर्फ से लेकर, आइस कोल्ड क्लाइमेट, ठंडी बर्फीले ठंडे और बर्फ भरे क्लाइमेट यानी जलवायु से लेकर, टू हॉट स्प्रिंग्स, गर्म स्प्रिंग का मतलब ऐसे बसंत होता है, लेकिन यहाँ पर गर्मी का मौसम, बहुत तेज गर्म मौसम से इसका मतलब है हॉट स्प्रिंग्स यानी तेज गर्मियाँ। तो ठंडी आइस यानी बर्फ़ होता है, कोल्ड यानी ठंडा, ठंडी बर्फ़ के क्लाइमेट से लेकर हॉट स्प्रिंग्स यानी गर्म, और इनको अलग अलग अपन मान ले तो गर्म और बसंत के मौसम में भी, यानी हर प्रकार के सीजन में, हर प्रकार के क्लाइमेट में यानी जलवायु में ये पाए जाते हैं। एंड डेजर्ट्स, और रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं। टू मर्शी लैंड्स, रेगिस्तान से मर्शी लैंड यानी दलदली भूमि तक, इतना गर्म रेगिस्तान होता है, जलता हुआ रेगिस्तान होता है धूप में, लेकिन वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और मर्शी लैंड यानी जहाँ पर कीचड़ होता है, दलदल होता है, दलदली भूमि पर यानी कीचड़ वाली भूमि पर भी ये पाए जाते हैं। ये लैंड का बता दिया और यहाँ पर क्लाइमेट का बता दिया कि ठंड से लेकर गर्मी तक हर प्रकार के क्लाइमेट में ये पाए जाते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर भी पाए जाते हैं। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो ये ह्यूमन बींग्स के अंदर चला जाता है, अंदर पहुंच जाता है। इसी तरह जो बैक्टीरिया हैं और जो फंजाई है, ये सभी जो हैं, जैसे अभी बीच में आपने सुना हो तो
ये ब्लैक फंगस का नाम आ रहा था, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, ये भी इंसान में पाए जाने लगे थे। तो फंगस क्या है? ये फंजाई है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये पाए जाते हैं, यहाँ तक कि एनिमल्स की बॉडीज़ में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। मनुष्यों में भी और मनुष्यों के अतिरिक्त बाकी के जो एनिमल्स हैं उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पैदा होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म्स पर, यानी दूसरे सजीवों पर। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो पैदा ही दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी दूसरे जीवों पर पैदा होते हैं वो, वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली, जबकि दूसरे जो होते हैं यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो किसी जीव पर पैदा होते हैं और जो बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, यानी मुक्त रूप से उपस्थित होते हैं, यानी वो पैदा किसी और पे नहीं होते हैं, वो फ्रीली रहते हैं, मुक्त रूप से रहते हैं, अकेले रहते हैं। तो ये इनकी एग्जिस्टेंस हो गई, इनकी उपस्थिति हो गई कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर प्रकार के सीजन में, हर प्रकार के क्लाइमेट में, हर प्रकार की जियोग्राफी में ये पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंड अस, सूक्ष्म जीव और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्ले एंड इम्पोर्टेंट रोल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स यानी सूक्ष्म जीव अदा करते हैं, प्ले यानी अदा करते हैं एक महत्वपूर्ण रोल, भूमिका। ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन आवर लाइव्स, हमारे जीवन में। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, इनमें से कुछ फ़ायदेमंद हैं, इन मैनी वेज, कई तरीक़ों से। वेयर एज, वहीं पर, सम अदर्स आर हार्मफुल, कुछ जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हार्मफुल भी हैं, यानी नुकसान देने वाले भी हैं। एंड कॉज डिजीजेज, और बीमारियां पैदा करते हैं। कुछ फायदेमंद वाली भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, यानी बेनिफिशियल भी हैं, और कुछ डिजीजेज भी कॉज करते हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, यानी नुकसान देने वाले होते हैं। लेटस स्टडी, आइए स्टडी करते हैं अबाउट देम, उनके बारे में, इन डिटेल, विस्तार से। द पॉइंट इज फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, यानी मित्र सूक्ष्म जीव जो फ्रेंड जैसे होते हैं, फ्रेंडली यानी दोस्ताना, जो दोस्ती भरे होते हैं, दोस्ती भरे मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, वो ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे और ये काफ़ी लंबा डिटेल से स्टडी चलेगी इसकी। अब जो हम पढ़ते जाएंगे वो फ़ायदेमंद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में ही पढ़ते जाएंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ़ायदेमंद कैसे हैं, बेनिफिशियल कैसे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं अलग अलग कई प्रकार के उद्देश्यों के लिए, पर्पजेज के लिए। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ये यूज किए जाते हैं कर्ड यानी दही के प्रिपरेशन में, यानी दही को तैयार करने में, ब्रेड यानी ब्रेड को तैयार करने में, एंड केक, और केक को बनाने में। ये जो यहाँ ऑब्जेक्ट्स, 3 जो ईटिंग आइटम बताए गए हैं, कर्ड है, ब्रेड है और केक है, तीनों ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही प्रिपेयर होते हैं, उनकी हेल्प से ही तैयार होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैव बीन यूज्ड, ये उपयोग किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, किए जाते रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उपयोग किए जाते रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेज, एजेज यानी युगों से, यानी बहुत लंबे समय से, युगों से एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए। एल्कोहल क्या होती है? शराब होती है। एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए यानी शराब के निर्माण के लिए युगों से, एजेज यानी बहुत समय से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते रहे हैं, उनका उपयोग किया जाता रहा है। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट, और ये एनवायरमेंट यानी पर्यावरण को क्लीनिंग अप करने में भी यूज किए जाते हैं। एनवायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण। देखिए कई जो एनिमल्स होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं,
वो जब डेड होके अर्थ के ऊपर फॉल ऑन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उनकी जो बॉडी है कई बार एनिमल्स की सड़ने लगती है, और वो अगर इसी तरह सड़ती रहेगी तो एनवायरनमेंट जो है वो स्पॉइल होगा, उसमें बैड ब्रीदिंग आने लगेगी, फाउल स्मेल आने लगेगी। तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनकी बॉडी को फटाफट डिकम्पोज कर देते हैं, यानी उसको ऐसे सब्सटेंसेज में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि एनवायरमेंटल होते हैं, जो पर्यावरण वाले ही एलिमेंट होते हैं। जैसे मिट्टी में बदल देते हैं, कुछ एयर में बना देते हैं, जिसको हम हिंदी में पंच तत्व कहते हैं, 5 एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स, उसमें वो उनको कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो सफाई करते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड, इनको इसमें भी यूज किया जाता है, इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के क्लीनिंग अप यानी उसकी सफाई में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द ऑर्गेनिक वेस्ट, जो जैविक कचरा होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट यानी जीवों से प्राप्त होया हुआ जो कचरा होता है, जिसमें वेजिटेबल पील्स आ गया, जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, जो जानवरों के अवशेष हो गए, फेसेज यानी मल हो गया, एटसेट्रा आदि। ये जो जीवों से प्राप्त होने वाली चीजें हैं, जिनको हम ऑर्गेनिक वेस्ट कह सकते हैं, जैविक कचरा कह सकते हैं, आर ब्रोकन डाउन, ये तोड़ दिया जाता है, इन हार्मलेस, ये बिना नुकसान देने वाले, एंड यूजेबल सब्सटेंसेज, और उपयोगी पदार्थों में, बाई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा। ये जो जैविक कचरा होता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार कि हम खाद बनाने में यूज कर लेते हैं, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, या कोई पेड़ पौधों की टहनियाँ, ये जो भी इस तरह का कचरा होता है, वो हम अगर एक खड्डे में डाल देते हैं तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसको खाद में बदल देते हैं, और वो खाद हमारे लिए हार्मलेस होती है, यानी वो खाद हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, और वो हमारे लिए यूजफुल भी रहती है। तो ऐसी चीजें जो एक तरह का कचरा होती है, जो वेस्ट होती है, लेकिन होना वेस्ट कैसा चाहिए, वो ऑर्गेनिक वेस्ट होना चाहिए, यानी जैविक कचरा होना चाहिए, प्लास्टिक वगैरह नहीं होना चाहिए, लोहा वगैरह नहीं होना चाहिए उसमें। जो जीवों से प्राप्त होने वाला कचरा है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको वो जो बैक्टीरिया है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो बैक्टीरिया उनको ऐसे सब्सटेंसेज में कन्वर्ट कर देता है जो हमारे लिए हार्मलेस होते हैं और यूजफुल भी होते हैं। रिकॉल, याद कीजिए, दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड, कि बैक्टीरिया को उपयोग भी किया जाता है, इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, मेडिसिन्स के प्रिपरेशन में, यानी दवाइयों के निर्माण में भी बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। ऐसा आपने पहले कभी पढ़ा होगा, उसको रिकॉल कीजिए। अभी अपन आगे भी पढ़ने वाले हैं इस लेसन में कि बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग मेडिसिन्स में कैसे किया जाता है। इन एग्रीकल्चर, खेती में, दे आर यूज्ड, ये उपयोग किए जाते हैं, टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए, सोइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरकता, मिट्टी का जो उपजाऊपन है, जो उसकी उर्वरकता है, उसकी जो फर्टिलिटी है, उसको इंक्रीज करने में भी यूज किए जाते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्स करके। देखिए, अपन ने ये चीज पढ़ रखी है पहले प्रीवियस क्लासेज में कि जैसे मटर है, या जो दाल वाले पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस जो स्पीसीज के प्लांट्स होते हैं, उनकी जो रूट्स होती है, उनकी जो जड़ें होती है, उनमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं, गांठें पाई जाती है, और उनमें एक खास तरह का बैक्टीरिया रहता है। वो बैक्टीरिया एयर वाली नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के दूसरे जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें कन्वर्ट कर देता है, जो कि मिट्टी में आ जाते हैं, और उस मिट्टी में आए हुए नाइट्रोजन के उन प्रोडक्ट्स को जो प्लांट है वो ले सकता है। प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत होती है, लेकिन वो एयर वाली नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है। तो वो जो बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया इसकी रूट्स में पाया जाता है, लेग्यूमिनस स्पीसीज के प्लांट्स की रूट्स में पाया जाता है, वो बैक्टीरिया उस एयर वाली नाइट्रोजन को उस टाइप में बदल देता है जिसको प्लांट्स ले सकते हैं। वो मिट्टी में उसको ले आता है, नाइट्रस ऑक्साइड और इस तरह की नाइट्रोजन से जुड़े हुए रिलेटेड जो
प्रोडक्ट है वो बना देता है, और उसके कारण से वो प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन ले पाते हैं। इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्स करके इससे क्या होता है, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है और पौधे को अच्छा पोषण मिलता है। तो वो ऐसे नाइट्रोजन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी यूजफुल है, मिट्टी के उर्वरकता को भी बढ़ाते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करते हुए। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड वन part of the lesson, a small part of the lesson, and now we have to start the next point. Let's start. हालांकि 20 मिनट्स हो चुके हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा और अपन इसमें से स्टडी करते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, दही और ब्रेड का बनाना। कर्ड यानी दही होता है, दही और ब्रेड का बनना। यू हैव लर्नड, आप पढ़ चुके हैं इन क्लास सेवन्थ क्लास में आप स्टडी कर चुके हैं, दैट की मिल्क इज टर्न्ड, दूध जो होता है, मिल्क जो होता है वो टर्न हो जाता है यानी बदल जाता है इनटू कर्ड, दही के रूप में, बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा। ये बात अपन पढ़ चुके हैं। अब 7th क्लास का कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया था इसलिए हो सकता है आप नहीं पढ़ पाए हों, लेकिन ये नॉलेज आपको अब मिल रहा है कि बैक्टीरिया होते हैं, उनका नाम भी आएगा लैक्टोबैसिलस, ये नेम है उसका। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, हजारों प्रकार के, लाखों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। उनके कुछ एक जिनके जो वैज्ञानिकों द्वारा पता लगाया जा चुका है जिन बैक्टीरिया का, उनके नाम भी निकाले हुए हैं। तो वो लैक्टोबैसिलस जो है वो एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो मिल्क को कर्ड में यानी दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। पहली इज सेइंग, पहली बोल रही है, आई सा, मैंने देखा, दैट माई मदर, कि मेरी जो माँ है, मदर है, एडेड ए लिटिल कर्ड, वो मिलाती है एक थोड़ा सा दही, टू वार्म मिल्क, गरम दूध में, टू सेट कर्ड, कर्ड को सेट करने के लिए यानी दही को जमाने के लिए, फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए। आई वंडर वाई, मुझे आश्चर्य है कि क्यों करती है वो ऐसा, वाई यानी क्यों। तो आपने भी देखा होगा या आपने भी दही जमाया होगा, तो हम क्या करते हैं कि दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा गुनगुना जो दूध होता है उसको, उसमें एक थोड़ा सा लिटिल अमाउंट में अपन कर्ड मिक्स कर देते हैं, दही उसमें थोड़ा डाल देते हैं जिसको अपन जावन कहते हैं। तो ऐसा अपन करते हैं। अब होता क्या है कि जो पुराना वाला जो दही अपन ने डाला है इस दूध में, जैसे ही वो दूध में आते हैं उसमें बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया होते हैं, और जैसे ही वो इस मिल्क में आते हैं तो वो अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं, और संख्या बढ़ाते हुए जैसे जैसे वो संख्या बढ़ाते हैं वो दही जमता जाता है दूध का। कर्ड कंटेंस, जो दही है वो रखता है सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दही में, केवल वो एक ही नहीं होता है, लैक्टोबैसिलस अकेला नहीं होता है, वो तो होता ही है, और भी कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दही में। ऑफ दीज, इनमें से द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, ये एक नाम है जैसे मैं जो अभी बता रहा था आपको, लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, ये इस नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया होता है, प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये कर्ड के यानी दही के फॉर्मेशन यानी बनने को प्रमोट करता है, यानी इसको उत्तेजित करता है या शुरू करता है, इसको आगे बढ़ाता है। दही को, दूध को दही में कन्वर्ट होने की जो क्रिया है उसको प्रमोट करता है, प्रमोट करना यानी आगे बढ़ाना, ये उसको आगे बढ़ाता है लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया होता है। इट मल्टीप्लाइज, ये गुणित होता है, जैसे गुणा होता है मल्टीप्लाई कहते हैं अपन गुणा को, तो गुणा होने से क्या होता है, संख्याएं बढ़ती जाती है। अगर आपको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएंगे, 4 को 4 से करेंगे तो 16 हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई जब कोई चीज़ होती है तो वो बहुत तेज गति से बढ़ती है। इट मल्टीप्लाइज, ये गुणित होता जाता है इन मिल्क, दूध में। जैसे ही वो पुराने वाले दही का जामन अपन डालते हैं तो वो पहले वाले जो दही में जो बैक्टीरिया थे लैक्टोबैसिलस नाम के, वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं, गुणित होने लगते हैं, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16।
इस तरह से वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं इन मिल्क यानी दूध में, एंड कन्वर्ट्स इट, और इसको बदल देते हैं इनटू कर्ड, दही में। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ द चीज। बैक्टीरिया जो है वो चीज यानी पनीर के बनाने में भी इन्वॉल्व होता है, ये उसमें भी शामिल होता है। पिकल्स यानी जो अचार होता है उसको बनाने में भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, और भी कई जो दूसरे फूड आइटम्स हैं उनको बनाने में भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है यानी शामिल होता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, रवा को सूजी भी बोलते हैं। आपने सूजी का नाम सुना होगा, सूजी का हलवा बनता है, सूजी की कई चीज़ें बनती हैं। तो जो रवा या सूजी होती है ये बैक्टीरिया उसका एक इंग्रेडिएंट है यानी उसका एक अवयव है। देखो कोई भी चीज़ कुछ चीज़ों से मिलके बनती है, तो आपने कभी खाने पीने की जो चीज़ें पैकेट में आती है उनके ऊपर आप देखना एक लिस्ट बनी हुई रहती है कि ये जो इस पैकेट के अंदर खाने पीने की चीज़ है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी है। उन सब चीज़ों को इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स। तो उसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट होती है उसके ऊपर। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये कई प्रकार के खाने की चीज़ें बनाता है। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया जा रहा है, एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, जिसको सूजी भी कहते हैं अपन। सूजी का एक महत्वपूर्ण जो इंग्रेडिएंट है, अवयव है रवा इडली। इडली जो अपन बनाते हैं, सूजी की इडली बनती है, तो उसका एक जो महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स है। एंड भटूरा, और भटूरे बनाए, भटूरे, छोले भटूरे का नाम सुना होगा आपने। क्या होता है, मैदे की पूड़ी होती है एक तरह की। भटूरे, मैदा जो होता है उसको थोड़ा रख दिया जाता है उसको, तो उसमें खटास आ जाती है तो वो फूलने लग जाता है, भटूरा बोलते हैं। फिर उसको तलते हैं पूरी की तरह तो वो भटूरा बन जाता है। भटूरा इज कर्ड। ये कर्ड जो होता है ना, दही, ये चाहे इडली बनाए अपन चाहे भटूरा बनाए, उसका जो एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, उसका एक महत्वपूर्ण अवयव है, वो दही है। इन दोनों में दही मिलाते हैं। अब दही जब मिलता है तो दही में क्या है, लैक्टोबैसिलस होता है, वो जो बैक्टीरिया है वो होता है। तो वो क्या करता है, इनको थोड़ा फुला देता है, इनमें थोड़ी फुलावट आ जाती है, उसके कारण लैक्टोबैसिल। आपको पता है दही भी जब थोड़ा खट्टा होता है तो फूलने लग जाता है, तो वो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसके कारण से होता है। तो कर्ड जो है वो भटूरे में भी डलता है और सूजी की जो इडली बनती है उसमें भी डलता है। दही उसका इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। कैन यू गेस वाई, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं क्यों? बैक्टीरिया एंड यीस्ट, ये जो दो चीज़ें हैं, देखो ये फुलाती है चीज़ों को। यीस्ट का पाउडर आता है, यीस्ट भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो यीस्ट जो है ना, इसका पाउडर भी आता है बाजार में। उसकी एक चुटकी अगर आप डाल दोगे किसी चीज़ में तो उसमें फुलावट आ जाएगी, उस चीज़ में फूल जाएगी वो। जैसे केक बनाते हैं इडली, ये इडली में, या इडली में तो नहीं डालते हैं, केक में, पेस्ट्री में, ब्रेड में, इनमें ये यीस्ट का पाउडर डालते हैं। वो भी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो बैक्टीरिया और यीस्ट, ये जो दो चीज़ें हैं, बैक्टीरिया भी फुलाता है चीज़ों को और यीस्ट का पाउडर भी फुलाता है, ये बहुत तेज गति से फुलाता है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल, ये दोनों इसमें भी हेल्पफुल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइस इडलीज, जो चावल की इडली बनती है। देखो ऊपर अपन ने पढ़ा, सूजी की इडली भी बनती है, चावल की इडली भी बनती है। तो राइस की जो इडली बनती है उसके उसमें जो फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन का हिंदी में मतलब है किण्वन। किण्वन शब्द आता है इसके लिए, फर्मेंटेशन के लिए। तो ये होता क्या है फर्मेंटेशन, जैसे कोई चीज़ को अपन थोड़े समय के लिए रख देते हैं तो वो खट्टी हो जाती है, खट्टी होकर के फुलावट आ जाती है उसमें, उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। खमीर उठना हिंदी में उसके लिए शब्द है, किण्वन भी है, खमीर उठना भी कहते हैं। तो फर्मेंटेशन हो जाता है। तो राइस की इडली जब बनाते हैं तो उसको उसमें ये यीस्ट का पाउडर मिला देते हैं थोड़ा सा, तो वो खमीर उठ जाता है उसमें, तो उसमें स्वाद में वो थोड़ा खट्टापन आ जाता है, तो कई अच्छा लगता है उसमें। तो उसमें भी ये बैक्टीरिया और यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन के लिए भी हेल्पफुल है, खमीर उठाने के लिए या किण्वन की क्रिया के लिए, ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बटर।
ये राइस की इडली और डोसा बटर, ये दो जो बैटर, ये जो राइस की इडली और डोसा जो है, इनको बैटर, इनमें उनको बैटर बनाने में, उनके अंदर जो फुलावट है उसको और अच्छा बनाने में ये उपयोगी रहता है। तो आपने देखा अभी तक, यहाँ तक जो भी हमने स्टडी की है उसमें अपन ने देखा है कि कितने ही जो फूड आइटम्स होते हैं, ईटेबल आइटम्स होते हैं, खाने योग्य चीज़ें हैं, उनको बनाने में बैक्टीरिया ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। चाहे हम दही की बात कर लें, सूजी की इडली, चावल की इडली, राइस इडली, और इसके अलावा ये डोसा, ये सब बनाने में या तो आपको उसको रखना पड़ेगा थोड़ी देर, दही डालना पड़े, या तो आपको दही डालना पड़ेगा, तो दही डालोगे मतलब उसमें बैक्टीरिया मिलाओगे आप, या फिर आप दही नहीं डाल रहे हो तो फिर आपको यीस्ट का पाउडर डालना पड़ेगा। तो देखा आपने कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये ईडेबल आइटम्स में कितना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल करते हैं। कई चीज़ें तो बनती ही इन्हीं के कारण है, अगर ये नहीं होना बैक्टीरिया तो वो बनेगी नहीं। ऐसी कई चीज़ें हैं, जलेबी में भी ऐसा होता है, जलेबी में भी उसको थोड़ा फर्मेंटेशन कराना होता है। उसमें कई चीज़ें जो फर्मेंटेशन से बनती है, जैसे केक है, पेस्ट्री है, ब्रेड है, ये बनेगी ही नहीं अगर फर्मेंटेशन नहीं होगा, खमीर नहीं उठेगी उनमें, या उनमें किण्वन की क्रिया नहीं होगी। और वो कब होगी, जब या तो उनमें यीस्ट का पाउडर डलेगा या जो बटर है, ये जो कर्ड है, ये ऐड होगा। तो देखा आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो खाने पीने की चीज़ों में कितना महत्वपूर्ण एक पार्ट रोल करते हैं। और यहाँ पर आपको क्या उनकी भूमिका नज़र आ रही है, यहाँ पर उनकी भूमिका फ्रेंडली नज़र आ रही है, दोस्ताना। यहाँ हानिकारक प्रभाव नहीं है उनका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर हानिकारक जो हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर बेनिफिशियल इफेक्ट पैदा हो रहा है उनका। अभी अपन बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स पढ़ते जाएंगे आगे। अब हानिकारक तो है ही है, अभी कोरोना चल रहा है ना, ये एक हानिकारक है ना, बहुत खतरनाक, कितनी बीमारियां होती हैं, वो हार्मफुल इफेक्ट है। तो दोनों टाइप के इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन अलग अलग जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग अलग इफेक्ट वाले होते हैं। जो अच्छे बैक्टीरिया या अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अच्छा प्रभाव पैदा करते हैं, जो बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बुरा प्रभाव पैदा करते हैं। तो अभी हम केवल फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ही पढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज over of today's video. We have to finish the video here. We will start from next page tomorrow. आज हमने पेज नंबर 19 तक स्टडी किया है, कल हम 20 पेज नंबर स्टार्ट करेंगे। आई एम गिविंग यू सम रिटन वर्क, मैं आपको दे रहा हूँ कुछ रिटन वर्क, और वो ये है कि आपको ये डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। ये 2 डायग्राम्स है बैक्टीरिया के, फिर उसके बाद 2 डायग्राम्स है एल्गी के, इसमें नेम्स भी मेंशन करने हैं, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। उसके बाद में 2 जो डायग्राम्स है ये है प्रोटोजोआ के, इसमें भी नेम मेंशन करने हैं, अमीबा और पैरामीशियम। उसके बाद में ये तीनों जो डायग्राम है ये है फंजाई के, इसमें भी जो नेम है वो मेंशन आपको करना है, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये तीनों। तो इस प्रकार से ये जो 4 प्रकार के कैटेगरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो 4 टाइप की कैटेगरी बनाई गई है, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ और फंजाई, और इसके बाद में ये एक वायरस का डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है। एंड इफ़ यू कैन फिल द कलर्स यू शुड, अगर आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं तो कलर भी फिल करना चाहिए आपको, और इनको अच्छा और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं, ये जैसे वायरस का जो डायग्राम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अभी वायरस का चल भी रहा है तो एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है ये। तो इनको आपको लर्न भी करना चाहिए और इनको आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ भी करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट टुमारो, हम लोग मिलेंगे कल और करेंगे इसको, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो आगे स्टडी करेंगे। और अभी हम बहुत सारी और भी चीज़ें पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारे फ्रेंड होते हैं, किस तरह उनका फ्रेंडली इफेक्ट होता है। सी यू एंड बाय।